हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर प्यारे लोग करेगा लोग लेकर आए हैं क्या क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1। हमारा क्या बेटा होने वाला है, वो होने वाला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जी हाँ, हम लोग आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं, तो पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, इंग्लिशवा का हम एक पांडे सर हैं, उनसे दिला रहे हैं पूरा पूरा कंप्लीट। और हम अब शुरू कर दिए फिजिक्स का भी ना, परेशान मत होइएगा और हम आपको पढ़ा देंगे। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है। ऐसा चौचक वाला हैंड रिटन नोट्स देंगे ना, जो आपके पूरा का पूरा एनसीईआरटी किताब से रहेगा, एक भी बाहर मेरे बच्चा नहीं रहेगा। और सिलेबसवा गुरुदेव कब तक कंप्लीट कराई दी ही, हम आपको बेटा नवंबर तक कंप्लीट करा देंगे। नवंबर तक मैं आपका ये जो पूरा सिलेबस है फिजिक्स का मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी जो बोर्ड परीक्षा है वो होने वाली है फरवरी में। तो आराम से हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। जो हमारे साथ बच्चा पढ़ेगा वो पूरा ये फिजिक्स हुआ कंप्लीट कर लेगा यूट्यूब पे, कोनो टेंशन नहीं बा। हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइड करे हैं। जैसे कि क्या करते हैं, देखिए मैं आपको पढ़ाने से पहले ना पहले गहन अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा गुरुदेव, आपने पढ़ाई क्या क्या कर रखी है? तो मैं बच्चा मैथ से भी पढ़ा हूं, इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग। और एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, यानी कि मैं डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर लिया हूं बेटा। क्या डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर लिया हूं, डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रहा हूं, कल यानी कर रहा हूं, ठीक है ना। बीए बीएससी भी कंप्लीट है, आर्ट भी कंप्लीट है हमारा, मतलब सब करके बैठे हैं। ठीक है। अच्छा गुरुदेव का करत है इस समय, गुरुदेव का करत है? अरे भैया जो वही सब करत ही। हाँ, तैयारी किसकी तैयारी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है कि नहीं, हम भी करते हैं। हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन जो नए बच्चे हैं। अच्छा गुरुदेव, पीडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, जाके वहां से आप पा सकते हैं पूरा इसका पीडीएफ, जो कि नीचे लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है और जो एनसीईआरटी किताब का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पर। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको पूरा बुक की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, नोट्स पूरा मिल जाएंगे, ई बुक सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। ये लेक्चर बाय लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम क्या करवाई, हम आपको पूरा कंपाइल करके सभी को जोड़ के 160 के रूप में हम दे देंगे। ठीक है ना। हम इस प्रकार से जब चीजों को करेंगे तो मजा आएगा, उसकी मजा ही अलग रहेगी, है कि नहीं। तो हमारा चैप्टर 1 क्या होने वाला है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अपना हम किस पे पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी आपको बेस ये मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस, और न्यू बुक से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड फील्ड। मैं आपको पूरा अच्छे समझाते समझाते एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा और आप लिखते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए गुरुदेव इसका पीडीएफ मिल जाए, मजा आ जाए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर आप गूगल पे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि गुरुजी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12वीं जो भौतिक विज्ञान के एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस होने वाला है वो इस प्रकार से है। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर बेटवा का है, अरे गुरुदेव सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ये अपना दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर क्या है, विद्युत धारा है। तीसरा चैप्टर क्या है, विद्युत धारा है। और वहीं पे अपना चौथा चैप्टर क्या है, तो जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकीय प्रभाव है। पांचवा चैप्टर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य है। और छठवां जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। और जो सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा है। और आठवां जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंगे है। अब पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, हमारा जो चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से 1 to चैप्टर नंबर 8 तक हमारा क्या होता है, भाग 1 होता है। भौतिक विज्ञान का किताब क्या है, भाग 1 है। वहीं पर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक भाग नंबर 2 है, भौतिकी सेकंड बोला जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
चैप्टर नंबर 9 क्या हमारा जो भाग 2 में आता है, मैं पढ़ा दूंगा पूरा। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक उपकरण, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 क्या है, तरंग प्रकाशिकी है। और चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। और चैप्टर नंबर 12 क्या है, परमाणु है। चैप्टर नंबर 13 क्या है अपना, नाभिक होने वाला है। और चैप्टर नंबर जो 14 होने वाला है वो होने वाला है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ एवं सरल युक्तियां होने वाला है। कब तक ये हम आपको पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे। तो याद रखिएगा जो मैं पढ़ा दूंगा आपको वो पढ़ाने वाला हूं। नवंबर तक मैं आपको कक्षा 12वीं का ये फिजिक्स का पूरा पूरा मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। कब आपका, 30 नवंबर तक मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। अब इसी में ध्यान देना, 1 नवंबर से महाभारत बैच शुरू हो रहा है। महाभारत बैच है, महाभारत बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे पेपर आने वाले देंगे। और याद रखिएगा इसमें ऑन गोइंग है रामायण बैच, जहां पे कंप्लीट आपको हैंड रिटेन नोट्स और 1 शॉर्ट वीडियो, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आप वहां रामायण बैच से पढ़ सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये दोनों बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम तो पढ़ा ही रहेंगे, ठीक है ना। कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का ना गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं बा। तो अपना जो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे शुभारंभ करने वाले हैं। तो हमारा क्या है, हमारा तो वो होने वाला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी कि इसमें हम लोग विद्युत आवेश के बारे में देखेंगे और विद्युत आवेश संबंधित क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या होता है, एरिया क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे शब्द आया है, क्या बेटा शब्द आया हुआ है, विद्युत आवेश। क्या शब्द आया हुआ है, विद्युत आवेश शब्द आया हुआ, तो हेडिंग डाल लीजिए विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। ये विद्युत आवेश होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जब हम लोग किसी भी कांच की छड़ को, ठीक ना, बाल से रगड़ते हैं, कांच की छड़ ले लीजिए और बिल्ली की खाल ले लीजिए, रगड़िए, तो बिल्ली की खाल और कांच की छड़ पर एक आवेश आ जाता है, उसी को क्या होता है, हम लोग आवेश बोलते हैं। लेकिन इसकी एक अलग परिभाषा है, इसकी एक अलग परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि विद्युत आवेश, क्या यहाँ पे क्या परिभाषा दे सकते हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुणधर्म होता है। जो विद्युत आवेश होता है ये किसी भी पदार्थ का क्या होता है, मौलिक गुणधर्म होता है, जो किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन विनिमय होने पर उत्पन्न होता है। ये जो विद्युत आवेश होता है किसी भी पदार्थ का क्या होता है, मौलिक गुणधर्म होता है। यानी कि इस पदार्थ में भी हमारा क्या है, आवेश है। इस पदार्थ में भी आवेश, यानी कि हर एक पदार्थ में क्या हमारा आवेश होता है, जो कि एक मौलिक गुणधर्म होता है। यह किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है स्थानांतरण, क्या होता है, स्थानांतरण होता है। विनिमय का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा गुरुदेव, किसी भी पदार्थ में हम कैसे जानेंगे कि आवेश होता है। चलिए मान लीजिए, आप अज्यूम करिए कि हमारा एक क्या है, पदार्थ है, हमारा एक क्या है, पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, बहुत बढ़िया गुरुदेव, कणों से मिलकर हमारा पदार्थ बना होता है। अच्छा, कण किससे मिलकर बने होते हैं, गुरुजी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो कण होते हैं ये परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु की जो मुख्य इकाई होती है, भाग होता है, वो क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और इसी में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब हम ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जब इसको और ऊर्जा मिलता है तो ये बाहर की ओर भाग जाता है, यानी कि इस पे क्या होता है, आवेश होता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं ना, धनावेश और ऋणावेश, जो कि बांधे रखता है। यानी कि इनमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल कार्य करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो ये पदार्थ में ही तो आवेश है ना,
तो बोले ना कि जो पदार्थ में आवेश होता है क्या होता है, एक गुणधर्म होता है। किसी पदार्थ का आवेश क्या होता है, गुणधर्म होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या विनिमय से, स्थानांतरण या विनिमय से उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? पदार्थ, पदार्थ जो कण से मिलकर बना होता है, कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु का जो मुख्य भाग होता है नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यह न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और ये आवेश किसमें होता है, पदार्थ में ही होता है, पदार्थ में ही होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कुछ मत करिए, आप कंघी ले लीजिए, ये कंघी मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखाने, ये कंघी है। कंघी को अपने बाल में खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए। बाल में रगड़ने के बाद कोई भी कागज का छोटा टुकड़ा ले लीजिए और उसके पास ले जाइए, उसके पास ले जाइए, या फिर आप अपने बाल को झाड़ लीजिए। फिर आप देखेंगे इस पे आवेश हो जाएगा, और फिर इसको किसी भी कागज के टुकड़े के पास ले जाइए, तो यह किसी कण को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश की परिभाषा समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बता दीजिए। आवेश की, विद्युत आवेश की परिभाषा आपको समझ में आएगी नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा ना। ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इस विद्युत आवेश को आगे हम चल के और डिफाइन करेंगे। अभी लास्ट जब मूवमेंट आएगा तो और डिफाइन करेंगे, फिर आपको हम मात्रक भी बताएंगे क्या होता है, ठीक, बीमा भी बताएंगे क्या होता है, इससे जुड़ी जो अन्य बातें होती सब बता देंगे। अब बात करते हैं अगला, विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र यानी कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये गुरुजी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ध्यान ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा, किसी आवेशी कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशित कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, किसी आवेशित कण। अब आवेशित, आप कण को जान लिए, आवेशित कण क्या है, जिसपे धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, उसे क्या कहेंगे, आवेशित कण कहेंगे। अब किसी भी आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशित कणों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जरा सोचिएगा, एक आवेशित कण, मान लीजिए कौन है, कैटरीना कैफ जी है। हाँ, मुझे तो रश्मिका मंदाना पसंद है, आपको कौन पसंद है बताइएगा। हाँ गुरुदेव ठीक है। अब मान लीजिए खचाखच एकदम हमारा जो ये स्कूल है, स्कूल का जो ये दायरा है भरा हुआ है, अब इसी में आ जाए क्या, रश्मिका मंदाना जी आ गई। अब क्या है कि एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, समझ में आ रहा है ना, और इसी में आ गई रश्मिका मंदाना जी। यानी कि बात करें, ये हमारा स्कूल का फील्ड है और एक हमारा बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, या और यही बिंदु आवेश क्या है, हमारा एक आवेशित कण है, यानी कि रश्मिका मंदाना जी है, रश्मिका मंदाना जी है। अब ये क्या करेंगी, अब जब लोग रहेंगे इनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आतुर रहेंगे ना, अरे चलिए री रश्मिका मंदाना के साथ सेल्फी ले ले, अरे हम ले लेंगे साथ ही साथ, है कि नहीं। यानी कि ये जो बिंदु आवेश है, ये अपने ही क्षेत्र में, यानी रश्मिका मंदाना जी उसी कॉलेज में जो लड़कों को आकर्षित करेंगी, और लड़कियां कहेंगे हैं हम तो इनसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, वो क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। क्या लड़की कभी लड़की के पास जाएगी, नहीं जाएंगी, कहेंगे हाँ इससे ज्यादा तो सुंदर, हम एटीट्यूड बहुत होता है है कि नहीं। तो वो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित होंगी। लेकिन लड़के, अरे लड़के तो लड़के होते हैं गुरुदेव, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मतलब एक लड़की के दिल में पता है, वो केवल अपने माँ बाप, मान लीजिए उनके कोई प्रेमी है तो उनके लिए रहेगा, एक आध दो ठो दोस्तों के लिए। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, उनके लिए पूरे संसार की जगह उनके दिल में होती है, पड़ोसी का, है कि नहीं, अपने प्रेमिका का, घर वालों का, दोस्त के, समझा रहा है ना, प्रेमिका का, सबका दिल होता है लड़कों के दिल में है कि नहीं। तो वही समझ लीजिए ना, यानी कि ये हमारा क्या है, बिंदु आवेश है, और यह अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाया है कि इसमें
जितने भी कण हैं इसको क्या करेगा, आवेश आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक गुरुदेव, ये अपने ही क्षेत्र में करेगा ना। अगर इसके क्षेत्र से कोई बाहर कण है तो क्या ये आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब भैया रश्मिका मंदाना जी आपके कॉलेज में आई हैं, आप दूर के गांव में पड़ोसी से बता दीजिएगा, अरे हेलो रश्मिका मंदाना जी आई हैं, तो कहेंगे अरे जाए भट्ट है, हमसे क्या लेना देना, हम तो जा रहे हैं अपने खेती करने, है कि नहीं, खान का खेत सूख रहा है भैया, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन आपके कॉलेज में आतुरता रहेगी, अरे सेल्फी हो जाए, तो वही क्या है अपना विद्युत क्षेत्र। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यानी कि किसी 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 आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेशित कणों को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये हमारा एक आवेशित कण है। अब ये जो आवेशित कण है, ये चारों ओर या बिंदु आवेश जो है या आवेशित कण है, ये अपने चारों एक क्षेत्र बनाया हुआ है। इसके कारण अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया हुआ है। अब इसके अंदर स्थित जितने भी कण है उसको आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित। अब आकर्षित प्रतिकर्षित क्या है? अगर इस पे धन आवेश है तो जितने भी कण पर ऋण आवेश रहेगा सभी को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, सभी को क्या करेगा? अपनी ओर ले आएगा। अगर धन आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। समझ में आया क्या? और यही क्षेत्र क्या कहलाता है करेजा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता नहीं, लेकिन हम लोग कल्पनाओं से मान लिए हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि यह एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। क्लियर है? हर बिंदु का अपना एक विद्युत आवेश होता है। अगर कोई भी बिंदु है, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसका बिंदु का क्षेत्र अलग होगा, इस बिंदु का क्षेत्र अलग होगा, इस बिंदु का क्षेत्र अलग होगा। यानी कि हर एक बिंदु का अपना अपना विद्युत क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए समान होगा, नहीं, हर लोगों का अपना अपना सोच होता है। पर भैया कोई रश्मिका मंदाना से प्रेम करता है, मतलब पसंद करता है, कोई कैटरीना कैफ से, ना गुरुदेव उर्फी जावेद है, भैया ये तो बहुत तगड़ा चलेगे, बहुत तगड़ा चलेगे। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई तो कच्चा बादाम के पीछे ही पागल है, अरे गुरुदेव कच्चा बादाम, है कि नहीं? मजा आएगा करे जवा क्लास में, मजा आएगा एकदम तगड़ा वाला। चलिए, अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है? ऐसा क्या क्या रीजन है कि जिसके वजह से ये हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हेडिंग डालिए कि विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण। ये विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति के गुरुदेव क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला जो कारण है वो है स्थित आवेशों के कारण। स्थित आवेशों के कारण, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि कोई भी स्थिर आवेश है, उसके कारण चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र। उदाहरण के लिए जो कूलाम का नियम आगे हम जब जब चलकर बताएंगे तो हमारा पता चलेगा कि हाँ, स्थिर बिंदु आवेशों के कारण ही हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि स्थिर बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए, पढ़े रहेंगे तभी ना। तो सबसे पहला क्या कारण है? स्थिर बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? ठीक है, आगे इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। कोई भी स्थिर आवेश है, मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है जो कि क्या है? स्थिर आवेश है। अब ये अपने चारों तरफ क्या एक हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये हमारा क्या है? स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश है, आवेश है। और ये अपने कारण क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा, अथवा में एक आठ और बता दीजिए गुरुदेव, अगर बताना है परिभाषा। तो जब एक, अथवा लिख सकते हैं, जब एक स्थिर आवेश एक क्षेत्र के अंदर, जब एक स्थिर आवेश एक क्षेत्र के अंदर अन्य आवेशों को
आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। स्थिर विद्युत कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सारे पॉइंट स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि एक स्थिर बिंदु है और उसकी वजह से एक क्षेत्र बन रहा है। रश्मिका मंदाना जी हैं, उसकी वजह से अपने स्कूल में क्या बन रहा है, माहौल बन रहा है। ठीक है ना। अगर आपसे स्थिर विद्युत की बोला किसी ने कि क्या होता है, तो आप सीधा बताइएगा कि स्थिर विद्युत की क्या होता है। जब एक स्थिर आवेश एक क्षेत्र के अंदर अन्य आवेशों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है तो इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक गोला हो गया, इसमें हमारा क्या है, एक आवेश है। क्या है, एक आवेश हमारा ई है, इस पे धन आवेश है। अब इसको आकर्षित ये अपने क्षेत्र में किसी भी अन्य आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित, मतलब कि दूर भगाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो आकर्षित करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर भगाएगा। बस इसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहा जाता है। अच्छा, दूसरा क्या कारण हो सकता है, जो दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है गतिमान आवेशों के कारण। जब गतिमान आवेश होता है ना तो दो होंगे। अगर कोई गतिमान आवेश के कारण हमारा क्षेत्र बन रहा है तो दो क्षेत्र बनेगा, या तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, या तो विद्युत क्षेत्र बनेगा गतिमान आवेश कारण, या तो चुंबकीय क्षेत्र। यह एक ऐसा रीजन है कि पेपर में आता है कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, किसी भी गतिमान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं। दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वह शाखा जिसमें किसी गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का एवं आवेशों के मध्य परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो इसे ही धारा विद्युत कहते हैं। अब हमें यह भी पता हो गया कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन इसी में एक और परिभाषा बन गई धारा विद्युत की, यानी कि वह शाखा जिसमें किसी गतिशील आवेश के कारण किस विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का एवं आवेश के मध्य परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसे ही धारा विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहा जाता है। नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा, ये पेपर में बना हुआ था। क्या बना हुआ था ये पेपर में, कि एक गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों निर्मित करता है। यानी कोई भी गतिशील हमारा आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए वांडे ग्राफ जनित, जो कि अब सिलेबस में से हटा दिया गया है, और आर्स्टेड अनुप्रयोग, ये दोनों को दोनों हमारे कौन है, ये गतिशील आवेश के क्या है, उदाहरण। ठीक है ना। अब अगला इसी में हम देख लेते हैं क्या, घर्षण विद्युत ये घर्षण विद्युत क्या होता है, ये घर्षण विद्युत क्या होता है। तो इसमें दो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, दो कुचालक होते हैं और दोनों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ू रगड़ू, हमारे दो कुचालक हैं, ये कि ये प्लास्टिक, ये दोनों को रगड़ू, इतना रगड़ू, इतना रगड़ू, इतना रगड़ू, अच्छा से अपने गाल पे रख लो। अरे गुरुदेव गर्म है, मतलब सोचिए कि ये दोनों कुचालक हैं, प्लास्टिक के हैं, इसमें धारा का विद्युत प्रवाह नहीं किया जा सकता। इसको इतना रगड़े कि गुरुदेव गर्म हो गया, अरे गुरुदेव इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ये चार्ज हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, चालक बन गया। वही क्या होता है, घर्षण विद्युत होता है। यानी कि इसमें दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ किया जाता है और घर्षण या रगड़ की पश्चात वस्तुएं क्या बन जाती हैं, चालक बन जाती हैं। उसे क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत कहते हैं। अभी नहीं गुरुदेव, दूसरे प्लास्टिक लिए और रगड़ रगड़ के गए गुरुदेव लगा दिए, अरे गुरुदेव अपने यहाँ लाइन में कटिया मार दी, का लाइट आएगा, का भैया उतना नहीं आएगा, वो आप उस पे मत चले जाइए,
हाँ, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि थोड़ा ऋणावेश हो जाएगा, धनावेश और ऋणावेश ये हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया कि घर्षण विद्युत की क्या होता है, इसमें दो की चालक को आपस में रगड़ के गुरुदेव क्या बना देते हैं, चालक बना देते हैं। तो वही क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत की कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे कि घर्षण से अगर हम पूर्व देखेंगे, क्या घर्षण से अगर हम पूर्व देखें तो एक हमारा ए वस्तु है और एक हमारा बी वस्तु है, दोनों क्या है, कुचालक है। ये कांच की छड़ है और ये एमोनाइट की छड़ है। ये कुचालक है, अभी कुचालक है। अभी भी हमारा कुचालक है, रेशम और बिल्ली की खाल अभी क्या है, कुचालक है। अब दोनों को रगड़ दिए, दोनों को पकड़ के क्या कर दिए बेटा, रगड़ दिए, दोनों को पकड़ के क्या किए, रगड़ दिए। यानी घर्षण के बाद तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, विनिमय हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। तो हमारा जो कांच की छड़ और एल्बोनाइड की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। वहीं पर रेशम और बिल्ली की जो खाल थी क्या हो गई बेटा, ऋणावेशित हो गई। यानी कि क्या बन गए, दोनों चालक बन गए। अभी क्या थे, कुचालक थे, रगड़ दिए तो क्या बन गए, चालक बन गए बेटा। क्या बन गए, चालक बन गए। समझ में आया क्या यहां तक, किसी कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत है का, नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत तगड़ी नोट्स है, आप कहीं पे ढूंढ लीजिए, ऐसी नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है ना, हम आपकी टाइम का बचत भी करेंगे और तगड़े से तैयारी भी कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट लिख सकते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या करती है, त्याग करती है, त्याग करती है, धनावेशित वस्तु होती है, जिनमें द्रव्यमान की क्या होती है, कमी होती है। अब हम गए गुरुदेव, हम बहुत धनवान व्यक्ति हैं, हम अपने बैंक से पैसा निकाल के अपने पड़ोसी को क्या दे दिए, दान दे दिए। तो धन की कमी हुई नहीं, यानी द्रव्यमान की क्या हो गई, कमी हो गई। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है और ऋणावेशित वस्तु होती है, और जो पैसा ले रहा है वो ऋणावेशित हो रहा है, लेकिन उसके पास द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, अधिकता होती है। जिसमें द्रव्यमान की क्या होती है, अधिकता होती है। ये बात याद रखिएगा, जो धनावेशित होगा द्रव्यमान की कमी होगी, जो ऋणावेशित होगा द्रव्यमान की क्या होगी, अधिकता। क्योंकि धनावेशित वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऋणावेशित वाला क्या करता है, सदैव ग्रहण करता है। और इसी में क्या है, एक आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश संरक्षण का नियम है क्या, दो कुचालक है, अभी दोनों पर आवेश क्या है, जीरो। दोनों को रगड़ दिए, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश, फिर का गुरुदेव अलग अलग आवेश हो जाएंगे, नहीं, दोनों को जोड़ेंगे फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो आवेश रगड़ने से पूर्व था वही आवेश रगड़ने के बाद रहेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम का मतलब होता है, आवेश संरक्षण का नियम का मतलब होता है कि जितना आवेश रगड़ने से पहले था उतना ही आवेश रगड़ने के बाद रहेगा। यानी कि यदि किसी वस्तु पर आवेश का प्रारंभिक मान एवं अंतिम मान समान बना रहता है तो इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का बेटा सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी घर्षण से पूर्व देखेंगे तो एक हमारा ए वस्तु है जो कि कुचालक है, बी वाला भी क्या हमारा कुचालक है। अभी इस पे 0 कुलाम है, इस पे भी 0 कुलाम है। ठीक, कुलाम है तो दोनों का टोटल कुलाम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। दोनों का अगर टोटल हम लोग आवेश निकाले क्यूटी, क्यूटी मतलब कि टोटल आवेश, आवेश तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, घर्षण कर दिए, रगड़ दिए, तो ए पर कितना 10 कुलाम आवेश आ गया, बी पर कितना 10 कुलाम आवेश हो गया। ये प्लस 10 कुलाम है, ये माइनस 10 कुलाम है। अब हम क्यू टोटल निकाल लें तो ये प्लस 10 कुलाम, ये माइनस 10 कुलाम, काटेंगे कितना, 0 कुलाम। यानी जितना घर्षण से पूर्व था उतना ही घर्षण के बाद हमें मिला है, उतना ही हमें घर्षण के बाद बेटा मिला है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अगला क्या है यहाँ पे, चार्ल्स डूफे का प्रयोग। अब भैया चार्ल्स डूफे साहब आए, कहेंगे ना ना हम भी कुछ क्या कर ले, प्रयोग कर लें, हम भी क्या कर ले, प्रयोग कर लिए। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, क्या किया, जब इन्होंने कांच की छड़, धनावेशित कांच की छड़ को धनावेशित कांच की छड़ के पास लाए तो उसमें क्या मिला, प्रतिकर्षण मिला। यानी धनावेशित धनावेशित आपस को दूर करते हैं। वहीं पर जब इन्होंने एल्बोनाइड की निगेटिव छड़ को और निगेटिव एल्बोनाइड की दो छड़ को पास मिलाएं
तो एक दूसरे को क्या किया, दूर भगाया, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो इन्होंने पाया कि जब धनावेशित धनावेशित को आपस में लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जब ऋणावेशित ऋणावेशित को लाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब धनावेशित को ऋणावेशित को पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। और जब कांच की छड़ को पॉजिटिव जो कि एल्बोनाइड की छड़ निगेटिव को पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, कि सजातीय आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। सजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव, और विजातीय आवेशों में परस्पर आकर्षण, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भगाएंगे। जैसे गर्मी का मौसम है, बस में आप यात्रा कर रहे हैं, कोई आपका मतलब सीट आपकी बगल की खाली है, कोई लड़का आके बैठ गया, अरे अरे दूर भागो गर्मी लग रही है। वहीं पर समझ लीजिए कि एक महिला मित्र है, वो खड़ी हो गई आके वहीं पे, अरे भैया बैठ जाइए, सीट खाली कर दिए, मतलब समझिएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, समझ में आ रहा है ना, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं यार। अगला यहाँ पे आया था, क्या था, बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन का कथन। उन्होंने क्या कहा, बेंजामिन का कथन था, यानी कहना था कि जब कांच की छड़ को रेशम की से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहा गया। यानी कि बेंजामिन ने धनावेश की एक परिभाषा दिया। क्या दिया धनावेश की परिभाषा, उन्होंने बोला कि जब हम लोग कांच की छड़ ले और इसको रेशम की के से रगड़ दें तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। वहीं पर एक फ्रैंकलिन का कथन था, फ्रैंकलिन का कहना था कि जब प्लास्टिक के छड़ को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा अगर आपसे कोई भी पूछे, किसका, बेंजामिन और फ्रैंकलिन कथन के अनुसार आप दे सकते हैं। कोई बोले कि धनावेशित होता क्या है, धनावेशित होता क्या है, क्या होता है, तो सीधा बोलिएगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिनमें द्रव्यमान की कमी होती है, धनावेशित होता है। लेकिन गुरुदेव और बताइए, तो प्रैक्टिकल बता दीजिएगा कि बेंजामिन कहे कि कांच की छड़ और रेशम से रगड़ दिए, उसके कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ किस पे, कांच की छड़ पर, धनावेश। अब फ्रैंकलिन ने कहा कि प्लास्टिक का छड़ ऊन से रगड़ दिए तो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणावेश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने शुरू में पढ़ा होगा, याद करिए, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था ना। फिर मैंने वैद्युत क्षेत्र पर बताया, वैद्युत क्षेत्र किन की कारणों से उत्पन्न होते हैं, दो कारण, एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण और एक गतिशील आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा स्थिर विद्युत की बोलते हैं, यदि किसी भी स्थिर विद्युत कण के कारण उत्पन्न जो हमारे विद्युत क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, गतिशील गतिशील आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो दो होते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया था। तो अब वैद्युत आवेश के बारे में जो हमने शुरू में पढ़ा था उसको उठा लीजिए, कुछ पॉइंट है कवर कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले कि यह किसी पदार्थ का नौज गुण होता है। अच्छा, नैज गुण की गुरुदेव क्या होता है, ये नैज गुण मतलब खुद का खुद में ही, खुद का खुद में ही गुरुदेव जो हमारे गुण है वही क्या होता है बेटा, नैज गुण होता है। मतलब खुद का खुद में ही जो गुण होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, नैज गुण कहा जाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक नैज गुण पाया जाता है। यह सदैव पदार्थ के अंदर स्थित होता है, पदार्थ के अंदर ही यह हमारा गुण पाया जाएगा। और जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों का विनिमय करते हैं तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश विद्युत आवेश कहलाता है। ध्यान देना, अगर विद्युत आवेश की कोई परिभाषा बोले तो पहले भी मैंने बताया था और यहाँ भी बता दे रहा हूं कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होता है, कि जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों का विनिमय करते हैं, इन विनिमय का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं बेटा, तो उसके कारण जो उत्पन्न आवेश होता है विद्युत आवेश कहलाता है। समझ में आया ना। विद्युत आवेश को सर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक देखें तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि क्या बोलते हैं हमारा, एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि धारा बराबर आवेश बटे टाइम होता है, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी।
क्यों निकाल लीजिए, आई इंटू टी, आई हमारा क्या है धारा यानी कि एम्पियर, टी का क्या होता है सेकंड यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड, किसमें एमकेएस में। एसआई में क्या होता है हमारा एम्पियर इंटू सेकंड, मतलब क्या होता है गुरुदेव कूलाम, यानी कि आवेश का एमकेएस में मात्र क्या होता है एम्पियर इंटू सेकंड होता है, एम्पियर इंटू सेकंड होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और एसआई पद्धति में क्या होता है कूलाम होता है, सीजीएस में क्या होता है स्टैट कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति मात्र क्या होता है स्टैट कूलाम होता है बेटा। और वहीं पे विद्युत चुंबकीय का जो मात्रक होता है एब कूलाम होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक देखें किसका, आवेश का अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक देखेंगे, आवेश का अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक देखें, किसका आवेश का अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक देखेंगे तो एब कूलाम होता है। एब गुरुदेव वो वाला एब है का है कि मार दिए, पीछे बैठे तो बैठे अचानक गुरुदेव अपने दोस्तों को मार दिए, कहते एब ही है कहा आपके अंदर, तो वो वाला एब नहीं है, ठीक है ना, तो वाला एब नहीं है। अब कुछ यूनिट देख लेते हैं। एक कूलाम में ध्यान देना 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम होता है, और एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। तो एक कूलाम में हमारा 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम, और एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है। अच्छा, आवेश की विमा की बात करें, आवेश की विमा पेपर में आता है कि आवेश की विमा क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो आप सीधा बेटा बताइएगा कि जो आवेश की विमा होती है कैसे निकालेंगे। आपको पता है धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी, आई हमारा क्या है, आई का हमारा क्या होता है एम्पियर होता है, और टी का क्या होता है टाइम होता है। एम्पियर मतलब 0 हो जाएगा, m के पावर 0 l के पावर 0, और समय है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टी के पावर n, यानी कि m l t के पावर 1, m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर हमारा 1 होता है, जो कि आवेश का क्या है बीमा होता है, ध्यान देना। अब एक आपका पेपर में आता है एक कूलाम आवेश, क्या है यहाँ पे एक कूलाम आवेश, क्या होता है एक कूलाम आवेश, ध्यान देना। ये बराबर आई बराबर क्यू पॉइंट टी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। जब हम लोग एक किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, किसी भी तार में या किसी भी वस्तु में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो एक कूलाम आवेश प्राप्त होता है, इसी को एक कूलाम कहा जाता है। यानी कि यहाँ बोलेंगे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना 1 सेकंड के लिए चालक पर उत्पन्न आवेश कितना हो जाएगा 1 कूलाम प्राप्त होता है, 1 कूलाम प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे पॉइंट क्या लिख लेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो बड़ा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, अगर जवाब फैराडे होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, क्या होता है फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे आवेश के गुण, क्या है आवेश के गुण, आवेश के गुण। अब आवेश में क्या क्या गुण होता है वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि आवेश में क्या क्या ऐसे गुण होते हैं। चलिए, एक आवेश एक आवेश एक स्थिर आवेश, आवेश विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, ध्यान देना। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको पता होगा अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब विद्युत आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं विद्युत क्षेत्र, कैसे कैसे, एक स्थिर आवेश के कारण एक गतिशील आवेश के कारण। अगर कोई भी आवेश स्थिर है, कोई भी आवेश क्या है अपना स्थिर है, कोई भी आवेश अगर स्थिर है यानी कि कोई भी हमारा बिंदु आवेश स्थिर है, तो इसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर कोई भी गतिशील आवेश है, ये हमारा क्या हो गया एक कण हो गया जो जिस पर आवेश है ये गति कर रहा है, तो ये हमारे दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और दूसरा क्या करेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा उत्पन्न करता है। मतलब कि कोई भी स्थिर आवेश है, मतलब एक खड़ा हुआ आवेश है, केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर। अगर वो गति कर रहा है तो दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र दूसरा क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगला कुछ पॉइंट में है, आपको पता होगा सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है।
धन आवेश प्रतिकर्षित, ऋण आवेश प्रतिकर्षित। तो वहीं पे विजातीय आवेश सदैव आकर्षित करते हैं, धन आवेश ऋण आवेश आकर्षित, ऋण आवेश धन आवेश आकर्षित। यदि किसी वस्तु पर आवेश यदि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के तुल्य है तो इसे क्या कहते हैं, एक क्वांटा कहा जाता है। अब ध्यान देना, एक क्वांटा होता क्या, अभी पहली बार नाम सुने होंगे, इसीलिए कहते हैं जो पढ़ाएंगे आपको स्पेशल पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। एक क्वांटा क्या होता है, ध्यान देना, यदि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के तुल्य है, मतलब बराबर है, तो इसे एक क्वांटा कहा जाता है। एक क्वांटा क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम, और इसी को एक क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा मतलब बंडल, पैकेट होता है, क्या कहते हैं, पैकेट या बंडल। और उस एक बंडल में कई सारे टॉफियां होती है ना, उसी प्रकार एक क्वांटा में, एक बंडल में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर इतने आवेश है। अब कुछ आवेश के अन्य मात्रक हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला है 1 मिलीकूलाम, यानी कि मिलीकूलाम को क्या है, एमसी दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1 MC बराबर 1 मिलीकूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम, यानी माइक्रोकूलाम को म्यूसी से कर दिखाते हैं, 10⁻6 कूलाम होता है। और 1 नैनोकूलाम बराबर, यानी कैपिटल स्मॉल एन से दिखाते हैं, ये हमारा नैनो स्मॉल में रहेगा, कूलाम कैपिटल में रहेगा, तो 10⁻⁻9 कूलाम होता है। और 1 पिको कूलाम, यानी पीसी बराबर 1 PC बराबर 10⁻12 कूलाम। सी क्या है, यहाँ पे बेटा क्या है, कूलाम है, क्या है, कूलाम है। अब ध्यान देना, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल आप SKM स्टडी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 2 बैच है, एक महाभारत बैच, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, और एक क्या है आपका, रामायण बैच, रामायण बैच, ये दोनों बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको 1 शॉर्ट वीडियो आपको विथ हैंड रिटन नोट्स पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, और इसमें आपका 1 नवंबर से लाइव पेपर चलेगा जो आपको बोर्ड में आने वाला रहेगा। ये अपना लेक्चर नंबर 1 है, ये अपना लेक्चर नंबर 1 है। 4 से 5 लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये पूरा पूरा फिनिश करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। और नवंबर तक हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराई दें, अब पूरा आप पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, और पढ़ के बढ़िया एकदम तगड़े से तैयारी करिएगा, सारे क्वेश्चन भी करवा देंगे, और इतना सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और ध्यान देना है, पूरा मैं एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहा हूँ, गजब का नोट्स है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको हम उतना समझाएंगे। और साथ ही साथ जब ये पूरा हम आपको सारे लेक्चर हो जाएगा तो इसका एक कंपाइल वीडियो यानी जोड़कर आपको पूरा पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।